हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों की कृतियों में छायावाद अपने संपूर्ण रूप में व्यक्त हुआ है, जिसमें प्रसाद की कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी इसकी एक अन्यतम कृति है जिसमें छायावाद अपने संपूर्णता के साथ व्यक्त हुआ है। इसी को हम आज इस क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में, चाहे विश्वविद्यालयी परीक्षाएं होती हैं और या पीसीएस की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, सब में ये पूछा जाता है कि कामायनी में छायावाद के गुण दोषों का परीक्षण कीजिए। कामायनी छायावाद की अन्यतम कृति है। इस तरह से तमाम सारे प्रश्न आते हैं, तो हम इसमें परीक्षण करेंगे कामायनी में छायावाद के कौन कौन से गुण या किन किन गुणों का किस मात्रा में कैसे प्रयोग हुआ है। आज के हमारे इस क्लास का विषय यही है, कामायनी में निहित छायावाद। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस। और अगर आप हिस्ट्री की क्लासेस देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री की पाठशाला यूट्यूब पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं। उसमें केवल हिस्ट्री क्लासेज हैं। हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्लास आपको ज़रूरत है, प्री के लिए, मेंस के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए, एसएससी के लिए, जो भी हिस्ट्री संबंधित जो भी क्वेरीज आपकी हैं सारी वहाँ पूरी होंगी। इसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको वहाँ से जा कर के हिस्ट्री संबंधित सारी वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको केवल हिंदी साहित्य और जीएस की वीडियोज़ मिलेंगी। इससे आप मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, हिंदी साहित्य का मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छायावाद में मैंने बताया कि 4 स्तंभ हैं। प्रसाद कौन कौन है? प्रसाद हैं, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इसमें आपका जो सिलेबस है, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है आईएएस का और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, अन्य लोक सेवा आयोग के, इसमें अगर महादेवी वर्मा केवल एमपी में है, बाकी ये तीनों आपको हर जगह मिलेंगे। प्रसाद, पंत, निराला, ये तीनों की कविताएं यहाँ कामायनी, इनकी कामायनी आपको पढ़नी है पद्य में। पंत की नौका विहार और एक कविता है परिवर्तन, ये पढ़नी है। और निराला जी की पढ़नी है आपको राम की शक्ति पूजा। ये कविताएं आपको यहाँ से, और तीनों में छायावाद पूरी तरह व्यक्त हुआ है। इसमें कामायनी एक अन्यतम कृति है जिसमें 15 सर्ग हैं। और ये मनु और श्रद्धा जो आदि पुरुष हैं, सृष्टि के प्रलय के बाद सृष्टि के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ, मनु और श्रद्धा से। तो इसी की कहानी है। ये कहानी केवल पौराणिक आख्यान से नहीं ली गई है। ये पौराणिक आख्यान की कहानी तो चलती है, लेकिन इसके बहाने मानव मन की समस्त अंतर यात्राओं को, मानव मन किन किन परिस्थितियों को कैसे कैसे एक सामान्य मध्यवर्गीय मनुष्य सोचता है, उसकी जीवन व्यापार कैसे चलता है, वो अपने मन को कैसे ही मन से कैसे नियंत्रित होता है, मन उसको कैसे नियंत्रित करता है, वो अपने मन को कैसे नियंत्रित करता है, ये सारी अंतर यात्रा इस कामायनी में अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त है, अव्यक्त रूप से व्यक्त है। और छायावाद का एक विशेष गुण भी है कि नवीन वर्ण विषय होता है। इसमें छायावाद ने नित्य नवीन वर्ण विषय का प्रयोग किया है। नवीन वर्ण विषय, यहाँ पर हम देखते हैं कि आख्यान क्या है? पौराणिक है, पौराणिक कहानी है। लेकिन पौराणिक कहानी तो है, लेकिन इसको आधुनिकता में, इसमें पूरी तरह आधुनिकता अंशयुत है या पूरी तरह से आधुनिकता समाहित है। कैसे? मानव मन की अंतर यात्रा, मानव मन की अंतर यात्रा के रूप में इसमें मनुष्य जो है अपने, हमने बताया कि मध्यवर्गीय मनुष्य की समस्त मानसिक स्थिति की पूरी कहानी है।
और उसकी चिंता, उसकी खुशी, अंत में उसको जो असीम आनंद, जो अंत में जो मनुष्य मानव प्रजाति का लक्षण है कि सारे कार्य व्यापार उसे क्यों होते हैं, क्योंकि वो चरम सुख या अंतिम सुख जो प्राप्त करता है उसी के लिए वो प्रयास करता है, सारा कमाता है, खाता है, सारे काम उसके होते हैं कि हम सुखी रहें। सुखी होने के प्रयास में जो भी कार्य करता है वो उसी अंतर यात्रा का ये वर्णन है। अंत में जो है शैववाद में जो किया गया है, जो समरसता है, जो आनंदवाद है, उसी को अंतिम रूप से इसमें प्राप्त करने का प्रयास किया गया है कामायनी में, और मानव का भी लक्ष्य वही है। यहाँ पर मनुष्य स्वयं को खोता है मतलब यह है कि मनु संपूर्ण प्रलय के बाद स्वयं बचते हैं, सारा कुछ उनका छिन चुका होता है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर हम जान सकते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहाँ पर सब कुछ उनका छिन चुका है, कुछ भी नहीं बचा रहता है। वो एक हिमालय पर्वत की तलहटी में जाकर के वहाँ से पूरे प्रलय प्रवाह को देख रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर इनकी यात्रा, ये तो शुरुआत है। दूसरी जो यहाँ पर ये खोते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ पर अपना स्वयं की खोज करते हैं। वन गुहा कुंज मरुअंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। ये यहाँ है तो मनु के बारे में पौराणिक आख्यान। एक मन अपनी श्रद्धा से छूटने के बाद ये खुद को मनः शांति नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य भी होता है, जब वो कोई चीज़ उसके पास होती है तो वो उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसके पास से वो चीज़ जाती है महत्व आता है और वो उसकी तलाश में शिद्दत से जुटता है। और यही है वन गुहा कुंज मरुअंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। मानव मन अपने अस्तित्व को खोजने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। किसी को इसका भान हो जाता है, किसी को नहीं होता है, आजीवन वो खोजता रहता है। तो ये खोज मानव मन के स्वयं की खोज है, ना कि मनु की खोज है। अगला जो है, जब वो पाता है तो समरस था जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था। समरस था जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतना एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। इस आनंद अखंड घना इसी को प्राप्त करना चाहता है। और अंत में ये कामायनी में अंतिम सर्ग में ये आनंद अखंड घना जो था, आनंद का समरसता थी, आनंद था, मानव मन की अंतिम खोज थी, वो यहाँ प्राप्त होता है। और मनुष्य जिसकी तलाश में है, स्वयं की तलाश इसीलिए करता है क्योंकि वो इस आनंद को प्राप्त कर सके। और कामायनी में अंतिम सर्ग में इसकी प्राप्ति मनु को होती है। जिन यात्राओं से गुजरते हैं वो मानव मन की यात्रा है और उसी यात्रा को ये व्यक्त करती है। इसलिए बड़े विषय ऐसा है, पौराणिक होते हुए भी आधुनिक है, वो आधुनिक होते हुए भी ये पौराणिक है। दोनों जो जो यात्राएं हैं, दोनों मानव मन की और इसकी यात्राएं, और इसके अलावा दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। और इसके अलावा इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, इसमें 1936 में लिखी गई ये कहानी, एक कामायनी है। और 1936 की जो उस समय की तत्कालीन समाज था, तत्कालीन संघर्ष था, उसको भी यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और कोई भी कथानक जितने अधिक स्थितियों को व्यक्त करे, जितनी अधिक परिस्थितियों को तादाद में स्थापित करे, जितना कालजयी हो, वो उतना ही सफल काव्य माना जाता है। और कामायनी इस मामले में निश्चित तौर पे एक अन्यतम कृति है, और विशेषकर छायावाद की अन्यतम कृति है। नवीन बेड विषय के बाद दूसरा हम देख सकते हैं सौंदर्य। सौंदर्य वर्णन।
यहाँ पर हम देखते हैं सौंदर्य वर्णन प्राचीन काल से होता आया है। प्रारंभिक जो हिंदी साहित्य है उसमें सौंदर्य वर्णन है, संस्कृत साहित्य उसमें सौंदर्य वर्णन है, और इसके अलावा जो मध्यकालीन या रीतकालीन जो कवि हैं उन्होंने सौंदर्य का इतना मानसल वर्णन किया है जो अश्लीलता की हद तक जाता है। कहत नटत रिझत किझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। लेकिन वहीं पर निराला कहते हैं कि नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। तो यहाँ दोनों में कितना अंतर है आप इसे समझ सकते हैं। और प्रसाद जी ने उस परंपरा को, छायावादी परंपरा को, मानव गरिमा को बनाए रखते हुए सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें मांसलता नहीं है, जिसमें गांधीर्य है। उस गांधीर्य का सौंदर्य वर्णन, एक नारी का सौंदर्य वर्णन यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है जिससे उसके व्यक्तित्व में, उसके सम्मान में वृद्धि होती है। अश्लीलता की मात्रा या भोगवादी संस्कृति को प्रश्रय नहीं मिलता है। और छायावाद है वो छायावाद का एक विशेष गुण है। उन्होंने जब अतिरेक वर्णन किया है उनका श्रद्धा का, तब वो क्या कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार मृदुल खुल रहा अधखुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार मृदुल खुल रहा अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल। मेघवन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी सफाई से इतने व्यापक चित्रण किया है श्रद्धा का कि जिसका कोई उदाहरण नहीं है, अन्य कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने सब कुछ वर्णन किया है, एक ऐसा वर्णन किया है जिससे छवि, एक चित्र बन जाता है। और वहीं पर अगर हम देखें कि रीतकालीन काव्य में या मध्यकालीन काव्य में इसका वर्णन कुछ अलग हटके था, जिससे मांसलता झलकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने एक प्रकृति के आलम्ब के माध्यम से, प्रकृति के अवलंब के माध्यम से इन्होंने छाया का ऐसा वर्णन किया है जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को, उनके संपूर्ण शरीर को, उनके संपूर्ण जो सौंदर्य को निखारता है। उन्होंने किसी एक अंग को दृष्टिगत नहीं किया है, उन्होंने संपूर्ण शरीर को ही लिया है। तो ये छायावाद का विशेष गुण है। इसके बाद अगला बिंदु हम ले सकते हैं प्रकृति पर चेतना का आरोप। ये भी छायावाद का विशेष गुण है। प्रकृति पर चेतना का आरोपण। प्रकृति पर चेतना का आरोपण छायावादी कवियों ने विशेष रूप से किया है। उसमें पंत का हम देखें अगर नौका विहार, तो उन्होंने गंगा को तापस बाला कहा है। गंगा को तापस बाला कहा है। तापस बाला सी मृदु करतल, तो गंगा को उन्होंने तापस बाला कहा है। और प्रसाद ने प्रकृति का चित्रण ही एक ऐसे रूप में किया है जो जिसके आंचल है, जो एकदम से पूरी तरह से मानवीकृत है। पगली हाँ संभाल ले कैसे, संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी। अरी उठा बेसुध अंचल। उन्होंने इतनी सफाई से, इतनी सुंदरता से प्रकृति को मानवीकृत किया है जिसका कोई और उदाहरण नहीं है। और
छायावाद की एक महत्वपूर्ण जो लक्षण है, इस लक्षण को इन्होंने पूरा पूरा यहाँ पर कंप्लीट किया है। और इससे एक आरोपण नहीं बल्कि एक नैसर्गिक रूप से, एक प्राकृतिक रूप से ये दृश्य दिखता है, आया हुआ लगता है, आरोपित नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक रूप से उन्होंने इस चीज़ को लिखा है, वर्णन किया है। अगला हम अगर देखें तो पलायनवाद। बहुत सारे जो विद्वान हैं इस पर पलायनवाद का आरोप लगाते हैं। कहीं कहीं ये चीज़ें आती हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर नाविक मेरे धीरे धीरे। ये छायावाद के जो पलायनवादी दृष्टिकोण जो विद्वान मानते हैं, उसमें इसको जो है इसको देखा गया है कि ले चल मुझे भुलावा देकर नाविक मेरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर प्रसाद जी ने भी इसको कहीं कहीं पलायनवादी प्रवृत्ति का हो जाता है। जैसे जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में। सौदामनी संधिसा सुंदर, संधिसा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। अब यहाँ देख सकते हैं आप, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में। अब यहाँ पर जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, मतलब जीवन क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर जीवन को मानना एक पलायनवाद को व्यक्त करता है। उसी तरह क्षणभंगुर है, जैसे सौधामनी संदिशा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। जैसे बिजली चमकने से क्षण भर के लिए उजाला होता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी है। उस जीवन में अब व्यक्ति के अंदर ये बातें आ सकती हैं कि उस जीवन जो हमारा क्षण भर का ही जीवन है, तो उस क्षण भर के जीवन के लिए फालतू चीज़ें क्यों करना, ईश्वर की भक्ति करो, उसके अंदर और कोई भावना आ सकती है। पर जीवन से पलायनवादी दृष्टिकोण यहाँ पर विकास हो सकता है। लेकिन ये जो व्यक्त है ये कहीं कहीं है, और पलायनवादी दृष्टिकोण का जो एक छोटा सा या कह सकते हैं लोगों का मत है विद्वानों का, वो भी यहाँ व्यक्त होता है। इसलिए छायावाद का जो ये दोष माना जाता है, दोष ही कह सकते हैं पलायनवाद, ये पलायनवाद का जो दोष है वो भी यहाँ पर थोड़ी मात्रा में व्यक्त हुआ है। अगला है 5वां बिंदु देखें हम। पांचवा देखें तो शक्ति संधान या शक्ति की कल्पना। ये छायावाद का एक, चूँकि 1936 के आसपास एक कविता लिखी गई, उसी समय निराला ने अपनी राम की शक्ति पूजा भी लिखी थी। तो यहाँ पर शक्ति के संधान की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है राम की शक्ति पूजा की। वहाँ पर मौलिक कल्पना की बात कही गई है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। वहाँ पर निराला रामचंद्र जी जब पराजित या पराजय मना स्थिति में रहते हैं, तो उनको ये परामर्श उनके मंत्रीगण देते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। वहाँ पर लेकिन यहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये सीधे व्यक्त करती हैं शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, एक कामायनी में लिखा गया है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। समन्वय उनका समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1936 का जो समय था
उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन बिखरा हुआ था, वो ख़त्म हो चुका था। 1942 का आंदोलन काफ़ी दूर था, लोग निराशा की मनः स्थिति में थे कि अब क्या किया जाए, आगे आंदोलन कैसे बढ़ेगा, स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अराजकता या कह सकते हैं अनिश्चितता की स्थिति थी, और यही नहीं पूरे विश्व में थी। ऐसे समय में कामायनी में ये आह्वान करते हैं जयशंकर प्रसाद कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। लोगों के अंदर जो व्याकुलता थी, जो शक्तिशाली व्याकुलता थी, जो अंदर के जो आंतरिक शक्ति थी लेकिन कुछ ना कर पाने की व्याकुलता थी, उस शक्ति को क्या करें, समन्वय उनका करो समस्त, सारी शक्तियों को इकट्ठा करो। वहाँ जो मौलिक कल्पना करते थे, यहाँ पर समन्वय की बात करते हैं, समन्वय उनका करो समस्त और विजयनी मानवता हो जाए। वो एक व्यक्ति के या भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, विजयनी मानवता हो जाए, मानवता की विजय की बात करते हैं। और ये छायावाद का विशेष गुण है, मानववाद। ये मानवता की विजय की बात करते हैं और वही छायावाद का एक विशेष गुण है, मानववाद। यहाँ पर निराशा से उबारते हुए भी प्रसाद जी कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीस विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात। अब यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मानवतावाद की कितनी बड़ी लाइन है कि दुख के बाद सुख, रात्रि के बाद प्रभात। ये प्रकृति का नियम है, सुख दुख एक साथ हैं, अगर दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। और ये सबसे बड़ा पाठ है मानव के लिए कि दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख के समस्त या दुख जब बीतता है, दुख आता है, तो उसके बाद, दुख की रात के बाद सुख का नवल प्रभात भी आता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये प्रकृति का कटु सत्य है। और एक पर्दा या झीना नील छिपाई, एक जो उषा का पर्दा होता है, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का पर्दा होता है अंधकार का, वो वही दोनों को बांटता है, उजाले और सूर्य के उदय होने और अस्त उदय होने और अंधकार में वो जो पर्दा है छोटा सा ब्रह्मकाल का, वही पर्दा एक दोनों को अलग करता है। और हमें पता नहीं होता है कि हमारे सुख या हमारे उषा का समय या हमारे सूर्योदय का समय अब आ गया है। और ये मानवता की बहुत बड़ी लाइन है, जो मानववाद की बहुत बड़ी लाइन है, जो कामायनी में व्यक्त हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कामायनी है ये छायावाद की लगभग समस्त गुणों को दोषों को अपने आप में समाहित किए हुए है। और अगर हम शैलीगत विशेषताएं देखें, इसकी शैली अगर देखें तो शैली में चित्रमयी भाषा, इसकी भाषा अत्यंत चित्रमयी है। चित्रमयी भाषा में ये स्पष्ट रूप से जब भी इन्होंने व्यक्त किया है, तो इन्होंने, प्रसाद जी ने, कोमल और कठोर दोनों चित्र खींचे हैं। और जैसे उधर गरजती, अगर कठोर बिंब देखें तो उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी।
इससे ज़्यादा कठोर चित्र कौन, किस काव्य में कौन खींच सकता है। और कोमल चित्र में अगर देखें तो कोमल चित्र के तमाम सारे चित्र यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी हमने बताया कि उन्होंने नील परिधान बीच सुकुमार, मृदुल खुल रहा खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। नील परिधान, इस तरह से कोमल और कठोर बिंब दोनों साथ साथ हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रतीकात्मकता, अगली जो बिंदु है इसमें, चित्रमयी भाषा के अलावा प्रतीकात्मकता है। ये छायावादी शैली की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता प्रतीकात्मकता, क्योंकि एक रूपक काव्य भी है। इसमें व्यक्त अर्थ में पौराणिक आख्यान है और अव्यक्त रूप में मानव मन की यात्रा है, और प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के भी इसमें तत्व हैं। तो इस तरह से प्रतीकात्मकता इसकी महत्वपूर्ण लक्षण है। जिसे मधुमय बसंत जीवन बनके, मधुमय बसंत जीवन बनके वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने प्रतीकात्मकता का, पूरी कामायनी प्रतीकात्मक रूप से लिखी गई है, और इसमें प्रतीकात्मकता अपने व्यक्त रूप में अच्छी तरह से व्यक्त हुई है। इसके अलावा लाक्षणिकता, इसका एक लक्षण लाक्षणिकता है। लाक्षणिकता आने से अर्थ में वृद्धि हुई है। थोड़ी बात कह कर भी हम ज़्यादा व्यक्त कर पाते हैं लाक्षणिकता में। हम कम बात या कम चीज़ें लिख करके, कम चीज़ें बोल करके अधिक बातें पाठक तक पहुंचा पाते हैं। यही लाक्षणिकता है, जिसमें एक उदाहरण हम दे सकते हैं इसमें। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। ठीक, तो ये जो है लाक्षणिकता के पूरे लक्षण इसमें हैं। तो जो हम देखते हैं कि कामायनी में छायावाद के जो भी गुण हैं, चाहे वो आनंद का हो, चाहे दुख का हो, शक्ति संधान का हो, लाक्षणिकता हो, चित्रमयी भाषा हो, मानववाद हो, नवीन बड़े विषय हो, सौंदर्य वर्णन हो, प्रकृति पे चेतना का आरोप हो, सारे लक्षण इसमें अपनी पूर्ण संपूर्णता के साथ व्यक्त हुए हैं। और कामायनी एक छायावाद की अन्यतम कृति है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।